नमस्ते दोस्तों। फिर से हम हाजिर हुए हैं नया पॉडकास्ट लेके। मैं हूं आप लोग का होस्ट अफ्ताबी आलम, और मेरे साथ है मेरा दोस्त, आज का गेस्ट पतनुदा। तो आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव दुखजनक घटना है। रिसेंटली जो प्लेन क्रैश हुआ है गुजरात का अहमदाबाद शहर में, उसी के लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी पहले तो हम लोग को लग रहा था ऐसे ही कोई टेक्निकल फॉल्ट के लिए प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन जितने जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हम नया नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है। शायद इस इंसिडेंट का पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी छुपा हो या ना हो। उसी के लिए आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें हेल्प करेगा पतनुदा। पतनुदा प्लीज। देखिए आफ्ताब, ये जो इंसिडेंट हुआ है नो डाउट ये काफ़ी एक नेगेटिव इंसिडेंट है और कोई भी ये इंसिडेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो अपने तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से स्टैंड लिया है। टाटा ग्रुप ने अपने तरफ से कमिट भी किया है कि हर किसी को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो भी फैमिलीज है। ऑन हर द किसी अदर का साइड, मतलब जिसका जिसका डेथ हुआ है। हाँ ऑब्वियसली जिसका जिसका डेथ हम्म। हुआ है इस इंसिडेंट में, ऑन द अदर साइड वहाँ जो मतलब जो हॉस्टल है उसको रिबिल्ड किया जाएगा। तो नो डाउट ये टाटा ग्रुप की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप है, मगर ये इंसिडेंट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके वजह से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज कर रहा है। अब इन सारे क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालिसिस करने जाए तो कोई भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट प्रूफ तो हम लोग के पास इस वक्त नहीं है, मगर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके साथ हम लोग ये जो इंसिडेंट है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेजर इंसिडेंट हुआ है इसमें अगर ये इंसिडेंट क्यों हुआ है हम लोग अगर पूछे, कि नो डाउट जो पहला क्वेश्चन है कि भाई इसमें कुछ जो एयरक्राफ्ट था बोइंग का उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया था जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर इसके सपोर्टिंग हम लोग कोई ऐसा कारण ढूंढने जाए तो हम लोग को पास्ट में अगर जो डेटा है उसको हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को पता चलता है एक मेजर फैक्ट है कि बहुत सालों से जो ये बोइंग है, ये बोइंग एयरक्राफ्ट जो है इनका जो सिक्योरिटी लेवल है ये काफ़ी कम है, जिसके वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ है। पास्ट में भी अगर हम लोग देखें बोइंग का जो क्रैश रेट है कंपेयर टू एयरबस, दुनिया में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स बनाते हैं वो है आपका बोइंग और एयरबस। मगर पास से जो बोइंग का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, और बोइंग का फ्लाइट का क्रैश होने का जो काउंट है ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जैसे हम लोग को पता है कि ये जो फ्लाइट था ये भी आपका बोइंग का बना हुआ था। तो नो डाउट ये एक आगे जाके क्वेश्चन अराइज करता है कि बोइंग का जो फ्लाइट है वो अगर ऐसा ही गिरता रहा तो इन फ्यूचर जाके एविएशन इंडस्ट्री में क्या होगा। क्या एयरबस अकेले ही अपने तरफ से इसको रूल करेगा, या फिर बहुत कोई कह रहा है कि ये जो क्रैश हुआ है इसके पीछे हो सकता है कि बोइंग का कोई भी कंपटीटर का हाथ हो, जबकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ही हुआ है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, मगर हर कोई अपने तरफ से बोल रहा है तो हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हम लोग को जैसे को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ बोइंग का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके वजह से आगे जाके बोइंग जो है वो हो सकता है कि इंडिया में आके अपना जो फ्लाइट है वो मैन्युफैक्चर करेगा। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है इस इंसिडेंट के बाद एक क्वेश्चन अराइज करता है, क्या ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें बोइंग अपने तरफ से इंडिया में आके अपना जो फ्लाइट है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो आगे जाके ये पॉसिबल होगा या नहीं। इसके अलावा भी अगर बोइंग नहीं आता है तो नो डाउट ये एक इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक और क्वेश्चन पैदा करता है कि आगे जाके जो एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में इतना फास्ट ग्रो कर रहा है दुनिया में, वही एविएशन इंडस्ट्री का जो फ्लाइट है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, जिससे नो डाउट इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका लिए ये एक नेगेटिव मार्क है। ऑन द अदर साइड जो सेकेंड थियोरी इसको लेके सबके सामने आता है वो है आपका तुर्की। जैसे हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखने को मिला, तुर्की जो है वो अपने तरफ से ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट इंडिया। और ये हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ही पता चला कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स है जहाँ जो तुर्किश ऑर्गेनाइजेशन है या फिर तुर्किश कंपनी है वो अपने तरफ से काम कर रहे हैं, जिसको आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया और हर कोई जो कंपनी है उसको वहाँ से रिमूव किया गया। तो ये बात पॉसिबल हो सकता है कि ये इसमें तुर्की का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि बहुत सालों से अगर तुर्की एयरपोर्ट के मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर सिक्योरिटी सिस्टम में या फिर एयरपोर्ट के कोई भी पार्ट में अगर कनेक्टेड है तो जो तुर्किश कंपनी है उन लोगों के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली अवेलेबल है। इतना जल्दी ये सारा इन्फॉर्मेशन या फिर ये जो सिस्टम है इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर कोई कंपनी को बाहर किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, ऑब्वियसली वो लोग चाहेगा कि भाई इसका कुछ बदला ले। अब बहुत कोई बोल रहा है कि ये जो किया गया है ये तुर्किश कंपनी को जो रिमूव किया गया है इंडियन एयरपोर्ट से, ऑथोरिटी से, इसके वजह से ये किया गया है।
हो सकता है कि ये उन लोग के द्वारा किया गया है। अगर उन लोग के द्वारा किया गया है तो नो डाउट इसमें इन्वेस्टिगेशन तो बैठ रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका रिपोर्ट भी आएगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कुछ पता चलता है तो नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से तुर्की को भी एक सीख सिखाएगा, जैसे हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए देखने को मिला है। अब थर्ड जो फैक्टर है वो फैक्टर यही है कि अगर देखा जाए ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया के जो रोड से ये नो डाउट अभी देखा जाए तो वर्ल्ड में काफ़ी डेवलप हुआ है। एक टाइम में अब यूएस में बोला जाता था कि यूएस क्यों है, क्योंकि यूएस का जो रोड वेज है या फिर वहाँ हम लोग जैसे यहाँ हाईवे कहते हैं, वो लोग फ्री वेज जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं उन लोग के रोड के वजह से। सेम एज आज के डेट में अगर हम लोग देखें इंडिया का जो मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है जिसमें मेनली सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो है नितिन गडकरी जी का, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए हम लोग का जो एविएशन इंडस्ट्री है ये भी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। और अगर कोई कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करना है तो ऑब्वियसली जिसमें रोड जो है वो रोडवेज का मैटर करते हैं, ऑब्वियसली एविएशन इंडस्ट्री भी मैटर करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जिन लोग को ये नहीं चाहिए, जो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडिया को हम लोग को रोकना है। और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जिसमें नो डाउट बोइंग का जो इंडिया में फैक्ट्री का बात चल रहा था वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। ऑन द अदर साइड एयर इंडिया जो कि इतने सालों बाद इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका जो है उसको भी हम लोग रोक पाएंगे, जो कि गवर्नमेंट के साथ अभी टाटा का मिल के चला रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए एक और फैक्टर है कि आगे जाके ये इंडियन इकोनॉमी को भी हिट करेगा। तो ये जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया आफ्ताब, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो दुर्घटना जो घटा है इसके पीछे हो सकता है कि कोई भी इनमें से कोई भी एक मेजर रीज़न हो जो इसके पीछे जिम्मेदार है, मगर कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आगे जाके जब इसका रिपोर्ट आएगा तब जाके हम लोग हो सकता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकेंगे। और इसी में ही एक बहुत एक तो मिराकल हुआ है जो आउट ऑफ 242 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर और पायलट को लेके 242 पैसेंजर थे, मेंबर थे प्लेन में, उसमें से एक ही आदमी जिंदा आया। मिराकल, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए ये जो है ये लक है। आप जो बोल रहे हैं एक आदमी बच गया है ये उनका लक है। ऑन द अदर साइड हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं जिसमें हम लोग को पता चलता है कि एक जिनको अभी मीडिया काफ़ी हाईलाइट कर रहे थे वो 10 मिनट के वजह से लेट हो गई, इसके वजह से वो जो है वो फ्लाइट पकड़ नहीं पाई। और उनका जो कहना है मतलब जो ऑलरेडी इसमें बच गए उनका मतलब उनका जो कहना अभी तक सुनने को मिल रहा है कि वो उन्होंने जो मतलब जो एग्जिट था, इमरजेंसी एग्जिट, वहाँ वो बैठे थे तो बस अचानक से कुछ आवाज़ सुनने को मिला, उसके बाद उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो ऐसा कुछ सुनने को मिला है। तो नो डाउट इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इंसान का लक। अगर बोलता है ना कि अगर ऊपर वाला साथ में है तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला साथ में है इसीलिए ही कोई 10 मिनट लेट हो गया। हो सकता है कि उनको लगा कि भाई मैं लंदन का फ्लाइट जो है वो मिस कर दिया, मगर आगे जाकर उनको पता चलता है कि वही 10 मिनट लेट की वजह से उनका जान बच गया। ऑन द अदर साइड अगर कोई इमरजेंसी सीट में बैठा है तो हम लोग को नॉर्मली जो लगता है कि इमरजेंसी सीट में जो बैठते हैं उन लोगों को मतलब वहाँ वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, मगर वही जो इमरजेंसी सीट है उसके वजह से हो सकता है कि उनका जो जान है वो बच गया। तो ये तो कम्प्लीटली ऊपर वाला का खेल है, कोई भी रिलीजन का हो, मगर मैटर करता है कि वो ये उन लोगों का ऊपर वाला उन लोगों के साथ है, कोई भी हो, और आगे जाके उन्होंने सेव किया है। इसमें कोई हम लोग दोहराया नहीं हम लोग ढूंढ सकते। तो ये उनका लाख था और सही टाइम में सही डिसीजन, जैसे आपका इमरजेंसी डोर खोल के निकल जाना, डिसीजन लिया, इसके वजह से ये सब कुछ बच गया। अच्छा, उस दिन जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ प्लेन का पैसेंजर, क्रू मेंबर और पायलट का ही जान नहीं गया था। जी प्लेन जिस बिल्डिंग में ये जाके हिट हुआ था, हॉस्टल, डॉक्टर्स लोग का हॉस्टल था, वो लोग कोई लंच कर रहा था, कोई पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पे भी 24 से लेके 30 तक आदमी इंजर्ड और उन लोग का भी डेथ हुआ है। उसको लेके कुछ चर्चा कीजिए। क्या बोल सकते हैं अब तक, देखिए ये भी उन लोगों का लक था। कोई हम लोग अगर कभी भी हॉस्टल में रहे या फिर कहीं भी घर में रहे, हम लोग कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि अचानक से कुछ आके गिरेगा और हम लोग का जान चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी उन लोगों का लक था। मगर अभी जो है देखने को मिला कि टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से जो स्टेप लिया है कि उन लोगों को फिनेंशियली हेल्प करना, वो जो बिल्डिंग है उसको फिर से
कंस्ट्रक्ट करना। ऑन द अदर साइड टाटा ग्रुप का एक मुझे सुनने को मिला कि एयर इंडिया का जितना भी बोइंग का फ्लाइट्स था सबको अपने होल्ड पे डाल दिया है। तो वो जो है वो एक अच्छा डिसीजन है। आगे जाके सारा जो जितना भी एयरलाइंस है इंडिया में, मुझे लगता है कि हर कोई को स्टेप लेना चाहिए। अपना सारा जो फ्लाइट्स है सब फ्लाइट का एग्जैक्टली टेस्ट होना चाहिए कि भाई ये फिट है या नहीं, ये उड़ने के लिए फिट है या नहीं। अगर ये टेस्ट में लोग पास होते हैं, और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली चाहिए कोई एक थर्ड पार्टी वेंडर जो अपने तरफ से डिसीजन लेगा। क्योंकि बोइंग के लिए अगर हम लोग पास्ट में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि बोइंग जो है वो अपना फ्लाइट का सर्टिफिकेशन खुद करता है। ये ऐसा ही है कि भाई आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपने बोला कि मैं एग्जाम दिया और आप खुद को मार्क्स दे रहे हो। तो इससे मुझे लगता है कि एक बाहर नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई अथॉरिटी सेटअप करना चाहिए जो हर फ्लाइट का एक सर्टेन टाइम के बाद वेरीफाई करेगा, उसको सर्टिफिकेशन देगा कि वो पर्टिकुलर ये एलिजिबल है या नहीं, या उसके बाद जाके कोई भी फ्लाइट उड़ सकता है। जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, डीजीसी भी है। तो नो डाउट आगे जाके मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ में गवर्नमेंट अपने तरफ से ज़्यादा ध्यान देगा। और कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो एयर इंडिया हो या फिर कोई भी दूसरा कंपनी हो, प्राइवेट एयरलाइंस हो या फिर बाहर का भी कोई कंपनी हो, उनका जो फ्लाइट है उनका प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद ही उन लोगों को फ्लाई करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा है? कुछ तो लैग था। अब तब एग्जैक्ट क्या लैग था ये पब्लिक में अभी तक आया नहीं है। चाहे वो सिक्योरिटी चेक हो, चाहे वो अपना टेक्निकल चेक हो, कुछ ना कुछ पार्ट में कुछ ना कुछ लैग था। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में भर गया है कि बहुत कोई कह रहा है कि वो फ्लाइट जब वो फ्लाइट उड़ के अहमदाबाद आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत कोई अपने तरफ से बहुत सारा कंप्लेन किया था, या फिर वहाँ का जो क्रू ग्रुप है या फिर जो भी पायलट्स है उन लोगों का भी बहुत सारा वीडियोस आ रहे हैं। अब ये सारे वीडियोस एग्जैक्ट जो मतलब जेन्युइन है या फिर नहीं, ये सब कुछ पता चल जाएगा जब पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, तब जाके हम लोग एग्जैक्ट कुछ बोल सकेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जिस विषय में चर्चा किया ये हम लोग का टोटली एक तो प्रेडिक्शन के ऊपर था। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग का क्या स्टेटमेंट है, ये कमेंट करके जरूर हम लोग को बताइए। और अगर हम लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आफ्ताब, बाय।